डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं मेटलर्जी यानी धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम कैटेगरी में उच्च सक्रिय धातु आते हैं, सेकेंड कैटेगरी में मध्यम क्रियाशील धातु आएंगे, जबकि तीसरे कैटेगरी में जो है निम्न क्रियाशील धातु आएंगे। तो धातुओं का किसी वर्ग के धातुओं का निष्कर्षण के लिए अलग अलग तकनीक उपयोग में लाया जाता है और किसी धातु का निष्कर्षण जो होता है उनके यौगिकों से विशेष तौर से अपचयन तकनीक के द्वारा ही किया जाता है। चूँकि सक्रियता श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता यानी वैद्युत धनीयता का गुण जो होता है घटता जाता है और वैद्युत धनीयता का गुण घटने की वजह से धातुओं की ऑक्सीजन एवं कार्बन के प्रति आकर्षण शक्ति जो होता है कमज़ोर पड़ता जाता है और जो यौगिक होते हैं उनकी स्थिरता भी घटता जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो धातुओं का निष्कर्षण के लिए हम लोग जो अपचयन तकनीक बहुत ही सरल होता है तकनीक, इसको हम लोग अपनाएंगे क्योंकि धातुओं को उनके ऑक्साइडों से अपचयन विधि के द्वारा आसानी तरीके से हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे अगर मर्क्यूरिक यानी पारा का अगर ऑक्साइड है तो उसे हीट करने पर ही पारा जो होता है अपचित हो जाता है। उसी प्रकार से कॉपर का ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है कॉपर में अपचित हो जाता है। इसी प्रकार से धातुओं के सल्फाइडों अयस्कों को अपचित करने से पहले उसको हम लोग ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं, जिससे हम आसानी तरीके से अपचित करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण। तो ध्यान देना है, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी ध्यान देना है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। ध्यान देना है, यहाँ पे विभाजित किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी में किसे रखेंगे, ध्यान देना है, फर्स्ट किया जाता है। प्रथम कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, नंबर 1 कैटेगरी में रखेंगे उच्च क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातुएं। दूसरा कैटेगरी में हम लोग रखते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं एवं थर्ड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, थर्ड कैटेगरी में रखते हैं
निम्न क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं। तो ध्यान देना है, सभी वर्गों के धातुओं का निष्कर्षण, सभी वर्गों के धातुओं, सभी वर्गों के धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण के लिए अलग अलग तकनीक अपनाया जाता है, अलग अलग तकनीक अपनाया जाता है। ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में उच्च क्रियाशील धातुएं, सेकेंड ग्रुप में मध्यम क्रियाशील धातुएं और थर्ड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे निम्न क्रियाशील धातुएं। तो ध्यान देना है, धातुओं का निष्कर्षण, ध्यान देना है, धातुओं का निष्कर्षण उनके यौगिकों, धातुओं का निष्कर्षण उनके यौगिकों धातुओं का निष्कर्षण उनके यौगिकों से अपचयन विधि द्वारा सामान्यतः कराया जाता है या किया जाता है। अपचयन विधि द्वारा किया जाता है, ध्यान देना है। तो यानी हम लोग चाहे वो मध्यम वर्ग के, चाहे उच्च क्रियाशील धातुएं हों, चाहे मध्यम क्रियाशील धातुएं हों, चाहे निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, सभी धातुओं का निष्कर्षण जो है उनके अयस्कों से या उनके यौगिकों से अपचयन विधि के द्वारा ही कराया जाता है। ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में, ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की वैद्युत धन्यता क्रमशः घटता जाता है, ध्यान देना है, घटता जाता है, जिसके कारण धातुओं की ऑक्सीजन एवं कार्बन के साथ
ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की वैद्युत धन्यता का गुण जो होता है क्रमशः घटता जाता है, जिसके कारण जो होता है धातुओं की ऑक्सीजन एवं कार्बन के साथ आकर्षण, ऑक्सीजन के साथ आकर्षण कम हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है तथा ध्यान देना है, आकर्षण कम हो जाता है तथा धातुओं की स्थिरता तथा धातुओं की स्थिरता भी, धातुओं की धातुओं की स्थिरता भी कम हो जाता है, कम हो जाता है, धातुओं की स्थिरता भी कम हो जाता है। अब ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की वैद्युत धन्यता गुण जो होता है घटता जाता है, और वैद्युत धन्यता गुण घटने की वजह से धातुओं की ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जो आकर्षण होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और जब कमज़ोर होता है तो धातुओं की स्थिरता भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो ध्यान देना है, हम लोग ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइडों, धातुओं के ऑक्साइडों, ध्यान देना है, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से आसानी से अपचयित, ध्यान देना है, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से आसानी से अपचयित करके प्राप्त किया जा सकता है, या प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान देना है। यानी धातुओं के ऑक्साइडों को हम लोग आसानी से अपचयित करके धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना है, जैसे ध्यान देना है, जैसे हम लोग धातुओं को यहाँ पे अपचयित कराएंगे। जैसे हम लोग पारा के ऑक्साइड को, ध्यान देना, जैसे पारा ऑक्साइड को गर्म करने से ही पारा अपचयित हो जाता है, पारा अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर कॉपर अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है।
तो ध्यान देना यहाँ पे, यानी यहाँ पर हम लोग धातुओं के ऑक्साइडों को हम लोग आसानी यानी इजीली ढंग से गर्म करके धातुओं में अपचयित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पारा का ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो पारा जो होता है अपचयित हो जाता है। उसी प्रकार कॉपर के ऑक्साइड को अगर हम लोग कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन जो है अपचयित हो जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे 2HgO ये है पारा का ऑक्साइड, इसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट करेंगे। ध्यान देना है, पारा ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पारा में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। हीट करेंगे तो यह पारा में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। 2Hg ठोस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पर हम लोग पारा के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह पारा में अपचयित हो जाता है। यानी धातुओं के ऑक्साइडों को हम लोग गर्म करके उसको अपचयित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर ऑक्साइड 2CuO प्लस कार्बन, इसको हम लोग हीट करते हैं, ये ठोस रूप में है। ध्यान देना है, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग गर्म करेंगे कार्बन के साथ, हीट करेंगे तो यह कॉपर में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। प्लस CO2 गैस के रूप में क्या हो जाएगा, ये ठोस रूप में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पारा के ऑक्साइड को गर्म करने पर वह पारा में अपचयित हो जाता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो वह कॉपर में अपचयित हो जाता है। अब ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइडों कार्बोनेटों को अपचयित कराने से पहले उसको हम लोग धातुओं के ऑक्साइडों में क्या कराते हैं, धातुओं के ऑक्साइडों में चेंज कर देते हैं। इसके बाद उसका हम लोग अपचयन करा के आसानी तरीके से धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे धातुओं के सल्फाइडों ऑक्साइडों को हम लोग पहले अपचयित कराने से पहले उनको ऑक्साइडों में परिवर्तित करेंगे और उन ऑक्साइडों को हम लोग आसानी तरीके से धातु में अपचयित करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग को निश्चित तौर से एग्ज़ाम के लिए हम लोग स्ट्रांग होना है, तभी हमारा बेहतर रिस्पांस एग्ज़ाम में हो सकेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग धातुओं के सल्फाइडों और कार्बोनेटों को हम लोग पहले ध्यान देना है ऑक्साइडों में चेंज करेंगे। इसके बाद उसको हम लोग आसानी ढंग से अपचयित करके धातु प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, धातु सल्फाइडों एवं कार्बोनेटों, सल्फाइडों एवं कार्बोनेटों को पहले ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं। पहले ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं, करते हैं। इसके उपरांत धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर लेते हैं। धातुओं में
अपचयित करके प्राप्त कर लेते हैं। अपचयित करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान देना है, धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग धातु ऑक्साइडों, धातु सल्फाइडों और कार्बोनेटों को पहले हम लोग ऑक्साइडों में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग उनको धातुओं में आसानी से अपचयित कर लेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है, समीकरण लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं जिंक सल्फाइड 2Zn। जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोग वायु के साथ गर्म करेंगे तो यह बनेगा क्या? बनेगा 2Zn प्लस SO2। ध्यान देना है यहाँ पर जिंक सल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो यह जिंक धातु में अपचित हो जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस बन के निकल जाएगा। लेकिन अगर कार्बोनेट है, जैसे मान लीजिए ZnCO3 है, कार्बोनेट है, इसको ध्यान देना है, हीट करेंगे हम लोग, पहले हीट करेंगे। ये ठोस रूप में है, ध्यान देना है। इसको हम लोग पहले हीट करेंगे तो ये टूटेगा किस में? 2ZnO प्लस CO2 में ये टूट जाएगा। ध्यान देना है, यानी हम लोग जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो पहले जिंक ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। फिर ध्यान देना, हम लोग तीसरे पद में जो है 2ZnO प्लस C के साथ हीट करेंगे। ये ठोस रूप में कार्बन, कोयला, और यहाँ पर ये ठोस रूप है। तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग गर्म करेंगे तो यह 2Zn यानी जिंक में अपचित हो जाएगा और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस बनकर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सक्रियता श्रेणी के आधार पर, सक्रियता श्रेणी में ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए तकनीक को हमको सीखना है। अब हम लोग अगले वीडियो में उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, उनके अयस्कों से निश्चित तौर से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे।